राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हरियाणा की भाजपा सरकार ने तीसरी बार सरकार बनाते हुए इतिहास रचा है। तीसरे कार्यकाल के साल 2025 में भी सरकार सरपट दौड़ती दिखी है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार को विपक्षी दलों का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने चुनावी दौर में प्रदेशवासियों से किए अपने कई वादों को पूरा करके लोगों में भरोसा बढ़ाने का काम भी तेजी से किया है। साल 2025 में कई ऐतिहासिक फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी संगठन मिल गया है। साल 2025 में हरियाणा की सियासत में किस तरह की उथल-पुथल रही, प्रदेश सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं जिसके कारण विपक्ष के आरोपों का सामना करना पड़ा, साथ ही कौन सी ऐसी घटनाएं, हादसे और मुद्दे थे जिनसे हरियाणा सुर्खियों में रहा। हमारे स्पेशल शो साल 2025 की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू कराएंगे। किसी भी देश और प्रदेश को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बजट। सैनी सरकार के मार्च 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया, जिससे सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और फ्यूचर डिपार्टमेंट पर जोर दिया गया। बजट की सबसे बड़ी बात रही दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया। पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 2,100 रुपए की राशि दे रही है। हरियाणा सरकार सतत महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर कार्यरत और प्रयासरत रहती है और इसी फहरिस्त में हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और साल 2025 जो है इस ऐतिहासिक योजना के शुरू होने का गवाह रहा। इसके लिए बजट में पहले ही 5,000 करोड़ का प्रावधान कर लिया गया था और बता दें कि अब तक 7 लाख पात्र महिलाएं प्रदेश में इस योजना का लाभ ले रही हैं, जो कि 23 से 60 वर्ष तक की उम्र की हैं। इस योजना के माध्यम से इन पात्र महिलाओं को हर माह 2,100 रुपए की राशि जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य वंचित और गरीब परिवार की महिलाओं को सुदृढ़ बनाना, आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत बनाना है। और आपको बता दें कि इलेक्शंस के दौरान विधानसभा चुनावों में हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू करने का वायदा किया था, जिसे अपने पहले ही कार्यकाल के वर्ष में सरकार के द्वारा पूरा कर लिया गया और 1 नवंबर से इस योजना को लागू कर लिया गया। इस योजना के तहत किसी भी महिला का आवेदन आते ही 24 से 48 के घंटे के अंदर ही उसे चेक कर लिया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद उस महिला को इस योजना का लाभार्थी बना दिया जाता है और अगले माह से ही उस महिला की किस्त शुरू हो जाती है। अब तक मुख्यमंत्री 2 बार किस्त जो है वो जारी कर चुके हैं और इस योजना को लेकर अभी फैसला लिया गया है कि इस योजना की जो किस्त है वो तिमाही रूप में यानी 6300 रुपए हर 3 माह में महिलाओं के खातों में दी जाएगी, ताकि महिलाएं जो है चाहे इसे सेविंग्स के लिए रखें, चाहे अपने खर्चों के लिए रखें, परिवार के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए और अपने घर खर्च के लिए भी इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती मिल सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो वहीं डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। 1 नवंबर से पूरे राज्य में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हुई। सीईटी का सफल आयोजन भी बड़ी उपलब्धि, साथ ही पेंशन बढ़ोतरी के जरिए भी सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अक्सर ये कहते हैं कि उनकी सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है और इसी कड़ी में उनकी सरकार लगातार अग्रसर है। इसी के साथ साल 2025 में हरियाणा को लगातार अग्रसर और अग्रणी देश भर में बनाने के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई, जो कि एक ऐतिहासिक कदम और मील का पत्थर हरियाणा के आगामी विकास के लिए साबित होगा।
इसके माध्यम से अब हरियाणा के लोग अपने संपत्ति या अपनी जमीन की जो रजिस्ट्री है वो पेपरलेस तरीके से करवा सकते हैं। यानी इसमें न तो कोई कागजों का झंझट है और भ्रष्टाचार पर भी इससे लगाम लगेगी। आपको बता दें कि ये पेपरलेस रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है ये हरियाणा के सभी 143 तहसीलों में और सभी सब तहसीलों में भी लागू हो गई है। यानी अब रजिस्ट्री होते ही पोर्टल पर जो भू स्वामी है उसका नाम अपने आप चढ़ जाएगा और संपत्ति स्वामी का जो नाम है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा। वहीं इसी के साथ 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो है इसमें भी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। जो पहले 3,000 रुपए होता था उसे अब 3,200 रुपए तक लेकर करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें आपको बता दें कि लगभग 22 लाख लाभार्थी हैं जिन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके खातों में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के तहत ये पेंशन दी जाती है। पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे 60 वर्ष के जो लोग हैं उनकी खुद ही सरकार जो है उन्हें चिन्हित करती है और खुद सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो है वो ऐसे लोगों के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि आप 60 वर्ष की आयु के हो रहे हैं और आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो स्कीम है सरकार की उसके अंडर आते हैं और उन्हें उनकी सारी फॉर्मेलिटीज खुद उनके घर पर जाकर पूरी करने के बाद उन्हें ये जो सम्मान भत्ता है वो सीधे उनके खातों में मिलने लगता है। वहीं इन्हीं ऐतिहासिक जो फैसले हैं इनकी कड़ी में सीईटी 2025 भी सबसे अहम फैसलों में और सबसे अहम कार्यों में आता है, क्योंकि सीईटी जो कि हमेशा विवादों से घिरा हुआ रहता है उसे बहुत ही आसानी के साथ इस बार संपन्न करवाया। जुलाई में ये 2 दिवसीय परीक्षा आयोजित की गई जिसमें हरियाणा सरकार ने सभी सीईटी के अभ्यर्थियों को जो है वो अलग अलग सुविधाएं देकर उनकी इस परीक्षा को आसान बना दिया। इन अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा फ्री बस सेवा, फ्री ठहरने की सेवा, फ्री खाने पीने की जो सेवाएं हैं वो भी दी गई ताकि बच्चे जो है वो अपने इंतजामों के चक्कर में न फंसे और अपने एग्जाम पर फोकस कर पाए। लगभग 13,48,000 बच्चों ने अलग अलग सिटिंग्स में इस परीक्षा को 2 दिनों में दिया और बहुत ही ईज के साथ बिना किसी कंट्रोवर्सी के ये 2 दिवसीय परीक्षा जो है वो संपन्न हुई। और एक क्योंकि हमेशा विपक्ष जो है वो भी सरकार को सीईटी को लेकर घेरता हुआ नजर आता था, लेकिन जिस तरह से इस परीक्षा को संपन्न करवाया, जिस तरह से इसकी पूरी कार्यशैली कार्यप्रणाली एचएसएससी के द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा बनाई गई, इस दौरान कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी विपरीत स्थिति इन 2 दिनों में निर्मित नहीं हुई और बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो परीक्षा थी वो संपन्न हुई। और अब पिछले कुछ दिनों में ही इस परीक्षा का रिजल्ट भी सामने आ गया है और रिजल्ट भी अभ्यर्थियों को डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं हुई। कुछ ही समय में लाखों अभ्यर्थियों ने अपना जो रिजल्ट है वो भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया। तो ये तीनों ही फैसले साल 2025 को अपने आप में ऐतिहासिक बनाते हैं और देश के मानचित्र पर हरियाणा को ऊपर ले जाने के लिए ये तीनों फैसले बहुत ही मील का पत्थर जो है वो साबित होंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। साल 2025 जाते जाते नायब सरकार ने सबसे बड़ी सौगात 23वें जिले के रूप में दी है। हांसी को जिला बनाकर सरकार ने प्रदेश का नक्शा ही बदल दिया है। 22 दिसंबर 2025 को हरियाणा के प्रशासनिक नक्शे में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ जब हांसी को एक नया जिला बनने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी हां, साल 2025 हरियाणा के लिए खास काफी मायनों में रहने वाला है, लेकिन सबसे खास और महत्वपूर्ण यह है कि अब हरियाणा में साल 2025 से 22 नहीं बल्कि 23 जिले होंगे। इससे पहले 2017 में जिला चरखी दादरी को बनाया गया था जो 22वां जिला था और अब 2025 में जब 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने हांसी को नया जिला बनाने की घोषणा की तो हांसी शहर में विकास की नई लहर दौड़ गई और अब हांसी का अपना नया प्रशासनिक ढांचा होगा, वहीं पर डीसी कार्यालय होगा और सभी संबंधित सरकारी दफ्तर होंगे। इससे लोगों के खर्च, समय और परेशानी तीनों की ही बचत होगी। इससे लोगों में खुशी की लहर तो जरूर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों में इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट के 1 सप्ताह के अंदर ही होम सेक्रेटरी सुमित्रा मिश्रा के द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और अब औपचारिक रूप से हरियाणा में 22 नहीं बल्कि 23 जिले हैं और हांसी जो है वो हिसार से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब चरखी दादरी जब जिला बनाया गया था तो वो
27 किलोमीटर की दूरी पर था भिवानी से। लेकिन अब हांसी को जब जिला बनाया गया है तो ये अपने दूसरे जिले यानी कि हिसार से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। तो इससे हांसी के जो लोग हैं अब उन्हें दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना होगा, हिसार जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर अपने छोटे छोटे कामों के लिए नहीं काटने होंगे, क्योंकि जो पूरा प्रशासनिक ढांचा है वो अब उन्हें हांसी में ही मिलेगा। इससे हांसी के जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें भी खुशी की लहर है और इसी के साथ साथ लोगों ने भी हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस ऐतिहासिक फैसले के लिए खुले दिल से धन्यवाद किया है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए साल 2025 बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नसीहत के बावजूद राज्य के कांग्रेस नेता पूरे साल एकजुट नहीं हो पाए। हालांकि समय समय पर उन्होंने एकजुट होने का दिखावा जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रमों में सारे नेता कभी एक मंच पर नजर ही नहीं आए। लेकिन संगठन के नाते कांग्रेस के लिए साल 2025 कुछ सुखद भी रहा। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद 32 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो गई। पार्टी को राव नरेंद्र सिंह के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में विधानसभा में विपक्ष का नेता मिल गया। साल 2025 कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि 11 वर्ष बाद हरियाणा कांग्रेस को जिला अध्यक्ष मिले, हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन सका। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा चुनाव, ये तीसरी बार था जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रही। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जब इस पर मंथन किया था 2024 में, तो ये कहा गया संगठन ना होना सत्ता से दूरी का सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि 2025 में राहुल गांधी के द्वारा खुद अपनी देखरेख में संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस में संगठन की नियुक्ति की गई। संगठन में नियुक्ति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और आखिरकार 11 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी को अपने जिला अध्यक्ष मिले। हालांकि प्रयास तो इससे पहले 11 वर्ष तक कई बार किया गया, कई प्रभारी बदले, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन आपसी नाराजगी और गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक बड़ी बाधा रही। लेकिन 2025 में राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर बार बार बैठकें करी। खुद राहुल गांधी चंडीगढ़ भी पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा की गई, तमाम पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की गई, पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट ली गई, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया और आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 11 वर्षों के बाद संगठन बनाया गया, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद 2025 जब आया तो एक और निर्णय लिया, हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष के नाम पर भी परिवर्तन, यानी कि अध्यक्ष को बदला गया। जहां इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हुआ करते थे, तो वहीं 2025 में उदय भान की जगह राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए तो ये भी कहा गया कि राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी हैं, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह 2009 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय अल्पमत में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के लिए एक अहम स्तंभ थे। हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद राव नरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। और यही कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जब राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का 2025 में अध्यक्ष बनाया गया तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूती मिले। हालांकि राव नरेंद्र सिंह ने अभी तक किसी भी गुटबाजी की मोहर अपने पर नहीं लगने दी। बाकायदा चाहे कुमारी सैलजा हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कैप्टन अजय यादव हो, कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर चलने की बात करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा कांग्रेस की
कमान संभाली। इसी के साथ साथ एक और बात हरियाणा में रही। हरियाणा कांग्रेस में भले ही देर से ही सही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे इंतजार के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, एक वर्ष बाद अक्टूबर 2025 में ही हरियाणा में कांग्रेस के विधायक दल को लेकर के नाम फाइनल किया। इससे पहले विधायकों से चर्चा की गई थी। विधायकों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह निर्णय के लिए लेने का जो है अधिकार दिया था। और यही कारण है कि 2025 के अक्टूबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, यानी कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। भले ही 1 साल का समय लगा विधानसभा चुनावों के बाद, लेकिन आखिरकार 2025 जाने से पहले, समाप्ति से पहले अक्टूबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इसके साथ साथ हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जहां कई अहम निर्णय लिए, चाहे हम जिला अध्यक्षों की बात करें, हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें, हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें, कई अहम निर्णय लिए, लेकिन अभी भी हालांकि कांग्रेस पार्टी को एक और इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं को कुछ और इंतजार है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी को ब्लॉक से लेकर के तमाम अपने मंडलों तक अपनी विधानसभाओं के जो है पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है, जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 2026 की शुरुआत के साथ ही हरियाणा कांग्रेस में 4 अगर बात की जाए कार्यकारी अध्यक्षों का फॉर्मूला भी ला सकती है। हालांकि कांग्रेस में यह पहले भी रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष, और ऐसा 2026 के इस नए वर्ष के साथ नए 4 कार्यकारी अध्यक्षों का नाम भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल 2025 में हरियाणा में कांग्रेस ने कई बड़े और अहम निर्णय लिए, जिसमें एक तरफ जहां 11 वर्ष के बाद हरियाणा कांग्रेस को संगठन मिला, संगठन सृजन अभियान सफल रहा, यानी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम में परिवर्तन, उदयभान की जगह राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुना गया। दिल्ली से सहयोगी दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। संगठित अपराध, गैंगस्टर्स और भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया गया। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, हथियारों की बरामदगी हुई और हत्या की साजिशें भी नाकाम की गई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को कहरवा डीजीपी बनाने के बाद हरियाणा पुलिस की ओर से ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया गया, जिसका मकसद ये था कि संगठित अपराध में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, गैंगस्टर कल्चर खत्म करना, इसके अलावा फरार चल रहे अपराधियों को जेल के अंदर डालने का काम जो है वो किया जाना था। ये अभियान लगातार हरियाणा के अंदर चलाया गया। एसएचओ से लेकर सीपी तक की जिम्मेदारी जो है इस अभियान के तहत तय की गई कि किस तरीके से उनको काम करना है। इस दौरान भारी मात्रा में कई हथियार भी जो है वो हरियाणा पुलिस की ओर से जब्त किए गए और साथ ही साथ कई गैंगस्टर अपराधियों को जेल के भीतर ठूसने का काम हरियाणा पुलिस की ओर से किया गया। इस अभियान की अगुवाई हरियाणा के कहरवा डीजीपी ओपी सिंह की ओर से की गई और वो लगातार इस मामले में फीडबैक भी लेते रहे कि कितने अपराधी जो है वो रोजाना पकड़े जा रहे हैं और कितनों का टारगेट जो है वो पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाना है। इस अभियान की प्रदेश के लोगों ने काफी सराहना भी की और अपराधियों में पुलिस का खौफ जो है वो देखने को मिला। उसके बाद ऑपरेशन हॉटस्पॉट की भी हरियाणा पुलिस की ओर से शुरुआत की गई। इसका मकसद ये था कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां कई जो लोग हैं वो जुआ खेलते हैं और जिस तरीके से नशा करते हैं उनके खिलाफ लगाम लगाना। इस अभियान को लेकर भी कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की ओर से कई लोगों को जेल के भीतर डालने का काम किया गया और ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो इस नशे की जो गतिविधियां थी इसके अंदर इन्वॉल्व।
2025 मॉनसून सीजन में प्रदेश को प्राकृतिक आपदा का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश के 11 जिले बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए थे, लेकिन राहत पहुंचाने के लिए सरकार लगातार हरकत में दिखाई दी। पीड़ितों को अलग अलग कैटेगरी प्रदान करके राहत दी गई है। साल 2025 में हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत के चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, भारी संख्या में बरसात, जलभराव और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की परिस्थितियां रही। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 11 जिलों में 1932 से ज्यादा गांवों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति रही। हालात ये रहे कि हरियाणा में 76,000 से ज्यादा किसानों की 4,58,000 एकड़ से ज्यादा खेतों की फसल खराब हो गई। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति ऐसी रही कि कई गांवों में मकानों में दरारें आ गई। 70 से ज्यादा मकान ढह गए। कुछ लोगों की मौत भी हुई। हालांकि इस दौरान सरकार ने भरसक प्रयास भी किए ताकि लोगों को इस बाढ़ से राहत दिलाई जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा खोले गए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में तकरीबन 76,000 से ज्यादा किसानों ने 4,58,000 एकड़ से ज्यादा जमीन की फसल खराब होने की अपनी शिकायत रखी। बाकायदा सरकार के द्वारा उनका सर्वे भी कराया गया और किसानों को उसका पैसा भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति उस समय रही जब ये बाढ़ का सामना करना पड़ा। हरियाणा की नदियां उफान पर थी, जल भराव गांवों में था, सड़कों पर था। हालात ये थे कि लोगों को कई जगहों पे अपने घरों को छोड़ करके गांव से दूर जाना पड़ा। बाढ़ की परिस्थितियां रही। सरकार के तमाम विभाग इस बाढ़ से राहत के लिए लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन ये 2025 का वर्ष हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या रहा, एक बड़ी चुनौती रहा, जहां किसानों की 5 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल खराब हो गई। हरियाणा में किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रही। यही कारण था, भले ही उस समय सरकार ने तमाम प्रयास करे, लेकिन ये देश में एक राजनीतिक मुद्दा भी बना। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दौरा करा। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करें, या हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, तमाम नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर किसानों का हाल जाना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही जो चिंताजनक थी, क्योंकि बरसात के कारण, जलभराव के कारण, बाढ़ के कारण गांवों में हालत खराब थी। लेकिन समय अनुसार जहां तमाम लोग आगे बढ़े, एक दूसरे के सहयोग में हाथ बढ़ाया, तो वहीं सरकार ने भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लोगों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा पहुंचाया, लोगों को कुछ राहत पहुंचाई। लेकिन ये बड़ी चुनौती किसानों के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहा, जब उन्हें इस दौरान बाढ़ की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। किसानों की अपनी तमाम फसलें खराब हुई, उनकी मेहनत जो है वो खराब हुई। समय अनुसार अब उसमें राहत है। अब किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ सहायता, लेकिन बाढ़ ने इस वर्ष 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ी चुनौती पहुंचाई। दिल्ली से सहयोगी दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई पूरण कुमार खुदकुशी केस भी सुर्खियों में रहा। सुसाइड नोट से पूरे देश में हड़कंप मच गया। कई अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। डीजीपी तक को छुट्टी पर भेजना पड़ गया। नाम आने के बाद 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की ओर से सुसाइड कर लिया गया। सुसाइड के बाद चंडीगढ़ पुलिस को उनके कब्जे से 4 पेजों का एक सुसाइड नोट मिला। इस सुसाइड नोट में वाई पूर्ण कुमार की ओर से अपनी मौत का जिम्मेदार जो है हरियाणा के कई आईपीएस और कई आईएएस
अधिकारियों को ठहराया गया। जब ये घटना हुई उस वक्त वाई पूर्ण कुमार की पत्नी आईएसपी अवनीत कुमार विदेश के दौरे पर थी और उसके बाद पी अवनीत कुमार भारत लौटी। भारत लौटने के बाद आईएसपी अवनीत कुमार की ओर से इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई और शिकायत में कहा गया कि जिनके भी नाम सुसाइड नोट के अंदर वाई पूर्ण कुमार की ओर से मेंशन किए गए हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और उनको जो है उनके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाए। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन परिवार की ओर से उस एफआईआर पर आपत्ति जताई गई। परिवार लगातार यही मांग पर अड़ा रहा कि जिन भी अधिकारियों के नाम इसके अंदर मेंशन किए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो। खास तौर पर उस वक्त के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रणेंद्र बिजरानिया की गिरफ्तारी की मांग जो है वो परिवार लगातार करता रहा। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में कार्रवाई करते हुए पहले रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को जो है वो हटाया गया। उसके बाद परिवार लगातार यही मांग करता रहा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन परिवार जो है वो यही मांग को लेकर अड़ा रहा और लगातार सरकार के तमाम अधिकारी जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर भी पहुंचे थे। परिवार को लगातार मनाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन परिवार जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा और जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक परिवार की ओर से शव की पोस्टमार्टम की सहमति जो है वो नहीं दी गई। तो इसको लेकर राजनीति भी जो है वो देखने को मिली। देश और प्रदेश के तमाम लीडर जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर शोक व्यक्त करने भी पहुंचे। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वाई पूर्ण कुमार के यहां पहुंचना था उससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस ने भी इस मामले में जो है पोस्टमार्टम को लेकर चंडीगढ़ की अदालत में एक पिटीशन दायर की और उसमें कहा गया कि क्योंकि शव की लगातार दुर्गति हो रही है तो ऐसे में परिवार मान नहीं रहा, तो इस मामले में चंडीगढ़ अदालत की ओर से भी इंटरवीन करते हुए जो है कहा गया कि इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को जो है वो अपनाया जाए और जल्द से जल्द आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जाए। तो 15 तारीख को परिवार की ओर से वाई पूर्ण कुमार के शव की पोस्टमार्टम की सहमति जो है वो जता दी गई। इससे पहले भी एक ट्विस्ट सामने आया। 14 तारीख को रोहतक के अंदर हरियाणा पुलिस के एक एएसआई संदीप लाठर की ओर से भी सुसाइड जो है वो कर लिया जाता है और सुसाइड करने से पहले अलग अलग वीडियो जो है उनकी ओर से सोशल मीडिया पर छोड़े जाते हैं जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार जो है कई लोगों को ठहराते हुए उनकी ओर से कहा गया कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का परिवार जो है भ्रष्ट है और ईमानदारी से हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। तो इस मामले में भी रोहतक पुलिस की ओर से संदीप लाठर के परिजनों की शिकायत पर पी अवनीत कुमार जो वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है और उसके अलावा पी अवनीत कुमार के भाई जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक है उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला जो है आईएएस वर्सेस आईपीएस और जातिगत रूप में दिखाई जो है वो दिया। तो वहीं भिवानी का मनीषा मौत मामला भी देश प्रदेश में जमकर गूंजा। तमाम राजनीतिक संगठन इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए तो सरकार को विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार हर मोर्चे पर परिवार के साथ खड़ी रही। सरकार की सिफारिश के बाद जांच सीबीआई को दी गई। 11 अगस्त 2025 का दिन और शायद इस बात का इल्म एक युवती के परिजनों को नहीं था कि उनकी बेटी वापस नहीं आएगी। जी हाँ, भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण की 19 वर्षीय मनीषा एक प्लेवे स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करती थी। नित्य प्रति की तरह उस दिन भी वो स्कूल गई थी। वो घर में ये कहकर आई थी कि स्कूल के बाद वो नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर दाखिला लेने के लिए एक कॉलेज में जाएगी, लेकिन घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो ऐसा कहने के बाद दोबारा से बात नहीं करेगी। शाम तक बेटी घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई, क्योंकि जिस बस में वो आती थी, जिस निजी स्कूल की बस में आती थी, वो उस बस में वापस नहीं लौटी थी। परिजनों को चिंता हुई तो 112 को शिकायत की गई, यानी डायल 112 पर फ़ोन किया गया। पुलिस आई। पुलिस को जब मामले के बारे में बताया तो संभवतया इस पूरे मामले को पुलिस ने कथित तौर पर गंभीरता से नहीं लिया था।
उसके बाद अगले दिन गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है, यानी 12 अगस्त को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है। पूरे दिन बेटी की तलाश की जाती है, लेकिन वो घर नहीं लौटी। 13 तारीख को मनीषा का शव सिंघानी के पास इसी तरह खेतों में मिला था और शव की हालत इस कदर जर्जर थी कि उसको पहचान पाना भी मुश्किल था। हालांकि गले पर कट के निशान थे और इस तरह लग रहा था जैसे उसको जानवरों ने नोचा है। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि तेज धार हथियार से उसकी हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मामले को देखा, सैंपल लिए एफएसएल की टीम भी बुलाई गई और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में लाया गया था। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गले पर कट के निशान थे और भी कई सारे ऐसे पहलू मिले और ये कहा गया था कि मामला जो है संदिग्ध है। हालांकि प्राइमा फेसिया पुलिस के द्वारा हत्या का ही मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद जांच तेज की गई, लेकिन हत्यारे कौन थे, एक बड़ा सवाल ये था। पुलिस से लगातार मांग की जा रही थी कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। अगले दिन लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया था पोस्टमार्टम के बाद। उसके बाद एक बार फिर से बवाल मचा। भिवानी पिलानी मार्ग को, यानी दिल्ली पिलानी मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। बवाल बढ़ता गया था, लोग इकट्ठे होते गए और उसके बाद लगातार ये मांग जोर पकड़ने लगी कि आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बीच पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, तो नायब सरकार के द्वारा न केवल भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला किया गया, बल्कि उनकी जगह सुमित कुहाड़ को यहाँ पर बतौर एसपी तैनात किया गया, नियुक्त किया गया था। 5 पुलिस कर्मचारी जिनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, उन पुलिस कर्मचारियों का सस्पेंशन किया गया, निलंबन किया गया था, लेकिन बात वहीं अटकी थी। PGIMS रोहतक शव को भेजा गया एक बार फिर से पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मनीषा ने जहर निगला है, यानी शरीर में जहर के अंश मिले हैं। अब ये बड़ा सवाल था कि आखिर उसने खुद जहर खाया था या किसी ने उसको जहर खिलाया था। लेकिन जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, जो इस पूरे मसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसी बात पर अड़े थे कि मनीषा की हत्या की गई है। उनको ये आत्महत्या की बात हजम नहीं हुई थी। आंदोलन बढ़ता गया, गांव में भी पक्का मोर्चा लगाया गया, लगातार पंचायतों का दौर चला, लगातार हाईवे को जाम किया गया। पुलिस प्रशासन की भूमिका और सरकार की भूमिका पर भी इस पूरे मसले में सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद मामला CBI को सौंपने की बात कही गई थी। आश्वासन दिया गया था कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाएगी, साथ ही साथ शव का तीसरी मर्तबा पोस्टमार्टम एम्स में करवाया जाएगा। इस बात पर लोगों ने धरना उठाने की सहमति दी थी। पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद PGIMS से जिस तरह से शव को ले जाया गया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को गांव में लाया गया। 21 तारीख को उसका अंतिम संस्कार किया गया पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, ताकि किसी तरह से कोई विवाद ना बढ़े, उपद्रव ना फैले। ये ऐसा मामला था जिसमें इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था। उस कॉलेज प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए गए थे जहां मनीषा दाखिला लेना चाहती थी। मनीषा नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसका ये हश्र कैसे हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये अभी भी आज अनसुलझी पहेली बनी हुई है। मामले के इतने महीने के बाद, इतने आंदोलन के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद और इस कदर CBI को जांच देने के बावजूद अभी तक मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है। ऐसे में परिजन अभी भी क्षुब्ध हैं कि आखिर मनीषा की मौत के मामले का पटाक्षेप CBI कब करेगी, कब इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिर मनीषा की रहस्यमयी मौत कैसे हुई। जो संदिग्ध मौत का मामला था, आखिर अभी भी परिजन इसको हत्या मान रहे हैं, लेकिन जिसको पुलिस आत्महत्या करार दे चुकी थी। बहरहाल मामले का हल कब निकलेगा ये तो दिगर बात है, लेकिन पूरे साल जब ये वारदात हुई थी, जब ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से आज तक मनीषा की मौत सुर्खियों में रही। मौत का मामला लगातार चर्चाओं में रहा और अभी भी लोग इसको हत्याकांड मान रहे हैं, लेकिन जब पटाक्षेप होगा तभी कुछ कहना मुनासिब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
खेल और खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन रोहतक और बहादुरगढ़ में 2 खिलाड़ियों की मौत ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। रोहतक में पोल गिरने से बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई, तो बहादुरगढ़ में भी इसी तरह का मामला सामने आया। विपक्ष ने खेल सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरा और सवाल भी पूछे। साल 2025 बीत रहा है, लेकिन जाते जाते ये साल न केवल खेल जगत को गहरा आघात पहुंचा गया, बल्कि खेल सुविधाओं पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। नवंबर के महीने में 48 घंटे के भीतर 2 होनहार खिलाड़ियों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। और खेल सुविधाओं की अगर बात करें, खेल सुविधाओं पर सवालिया निशान खड़े करने की बात करें, 2 मामले ऐसे आए जिन्होंने इन सुविधाओं पर लगातार कई सवाल खड़े किए। 24 नवंबर का दिन खिलाड़ी अमन कुमार, जी हाँ, बहादुरगढ़ के एक स्टेडियम में, ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में खेल का अभ्यास कर रहा था। अभ्यास करते करते जंग लगे पोल के गिरने से उसकी मौत हो जाती। हालांकि पहले घायल हुआ, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया उसके साथियों के द्वारा, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामले को लेकर खूब तरह के सवाल भी खड़े किए गए थे और इसके अगले 24 घंटे के बाद ही, यानी कुल 48 घंटे के अंदर 2 खिलाड़ियों की मौत हुई। दूसरे खिलाड़ी की मौत लाखन माजरा यानी रोहतक के खेल स्टेडियम में हुई थी। लाखन माजरा के स्टेडियम में हार्दिक राठी अभ्यास कर रहा था, डंक मार रहा था और ऐसे में 750 किलो का पोल उसके ऊपर आ गिरा। आते ही उसे खून की उल्टियां हुई। उसके बाद उसको PGIMS रोहतक ले जाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। यानी 2 मेधावी खिलाड़ियों की मौत हो गई। हार्दिक राठी की अगर बात करें, अंडर 17 में 16 साल का ये खिलाड़ी नेशनल का प्लेयर था, कई सारे पदक भी ला चुका था और उससे अच्छी खासी उम्मीदें ना केवल परिवारजनों को बल्कि खेल प्रेमियों को भी थी। लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि खेल सुविधाओं के जर्जर होने की वजह से 2 खिलाड़ी अकाल मौत के शिकार होंगे। जी हाँ, बास्केटबॉल के दोनों खिलाड़ियों की जिस कदर मौत हुई इस नवंबर के महीने में, साल के जाते जाते, उसके बाद तो खेल सुविधाओं पर कई तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए थे। चाहे लोगों की बात करें, उन्होंने एक तरह से इसको हत्या के समान बताया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, विपक्ष की बात करें, विपक्ष के द्वारा इसे आपराधिक लापरवाही करार दिया गया था। लगातार इस मामले को लेकर प्रशासनिक भूमिका पर, सरकार की भूमिका पर सवाल भी खड़े किए गए थे। खासकर खेल विभाग के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। इसके बाद जिस तरह से इन दोनों ही मामलों में केस दर्ज किए गए थे, FIR दर्ज की गई थी। हार्दिक राठी के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था और ना केवल जिस तरह से जो संबंधित अधिकारी थे इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में, चाहे रोहतक की बात करें या फिर झज्जर बहादुरगढ़ की बात करें, दोनों ही जिलों के खेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। जांच के आदेश भी दिए गए थे। बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि प्रदेश के तमाम इस तरह के जो खेल स्टेडियम हैं वहाँ पर जाँच की जानी चाहिए, खेल सुविधाएँ किस कदर मिल रही हैं, कहीं जर्जर तो नहीं है, और अगर जर्जर हैं तो जिम्मेदार कौन है। आखिर कई सारे सवाल इन दोनों ही मामलों में खड़े हुए थे। जाते जाते ये साल खेल के क्षेत्र में खेल जगत को बड़ा दंश दे गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इन दोनों खिलाड़ियों की मौत के बाद क्या खेल सुविधाएं सुधरेंगी? लगातार जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह से खेल सुविधाओं में, खेल के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, और क्योंकि सरकार लगातार दावा करती आई है कि खेलों के लिए पर्याप्त बजट अलॉट किया जाता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हालांकि ठेकेदारों पर भी जो लापरवाही के आरोप इस पूरे प्रकरण में लगे थे, दोनों ही मामलों में ना केवल ठेकेदारों पर लापरवाही के आरोप लगे बल्कि संबंधित महकमे के अधिकारियों पर और जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे उन पर आरोप लगाए गए थे। यहाँ तक कि जो संबंधित गांव थे उनके सरपंचों पर भी आरोप लगाए गए थे। बहरहाल बड़े सवाल ये हैं कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों की मौत की भरपाई कैसे होगी? क्या वास्तव में खेल सुविधाएं सुधरेंगी? खेल सुविधाओं में कोई सुधार होगा या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? यूं भी हरियाणा खेलों के मामले में देश भर में अव्वल माना जाता है। विश्व में जितने भी
प्रतियोगिताएं होती हैं, जितनी भी खेल इवेंट्स होती हैं, उसमें भारत की ओर से हरियाणा के खिलाड़ी लगातार कई सारे मेडल लेकर आते हैं। लेकिन बावजूद इसके जब खेल सुविधाओं पर सवालिया निशान खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर विचारणीय प्रश्न है। और जब खेल सुविधाओं की वजह से अगर खिलाड़ियों की मौत होती है तो ये और भी ज़्यादा विचारणीय बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। साल 2025 के जाते जाते धान घोटाले की भी गूंज सुनाई दी। हालांकि एक्शन में आई सरकार ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की तो राइस मिल मालिकों पर भी इसकी गाज गिरी। साल 2025 जाते जाते हरियाणा में धान घोटाले की गूंज रही। हरियाणा के 5 जिलों में धान घोटाला हुआ। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद में फर्जी गेट पास काटकर घोटाले को अंजाम दिया गया। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। लीडर ऑपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सरकार पर सवाल उठाए गए कि ये घोटालों की सरकार है। लगातार हरियाणा में धान घोटाले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले की जांच बिठाई गई। डीसी से, पूरे प्रदेश के डीसी से इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेश की 38 मंडियों के मार्केटिंग सचिवों को चार्जशीट कर दिया। इन पर यह आरोप था कि इन्होंने फर्जी गेट पास कटवाकर धान घोटाले को अंजाम दिया है। अब प्रदेश सरकार का यह दावा है कि अगले धान के सीजन में इस तरीके की जो धान घोटाले की शिकायत है वो देखने को नहीं मिलेगी। सरकार एक मैकेनिज्म तैयार कर रही है जिसके बेस पर किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश धान घोटाले की नहीं रहेगी। अब देखने वाली बात ही होगी कि साल 2026 में डिपार्टमेंट की ओर से क्या मैकेनिज्म तैयार किया जाता है जिससे इस धान घोटाले पर रोक लगेगी। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।